नमस्कार, आप देख रहे हैं अपना बिहार। मैं हूं आपके साथ विभा उपाध्याय। पटना से बड़ी खबर, जहां पर एनडीए में सीट बंटवारे को लेकर अब हलचल का दौर जो है वो तेज हो गया है और सीएम नीतीश कुमार से ललन सिंह और संजय झा की मुलाकात हुई है। ये कहा जा रहा है कि बहुत जल्द एनडीए में सीटों का बंटवारा हो सकता है और उम्मीदों और जितनी भी उम्मीदवारों की अगर बात की जाए, उन उम्मीदवारों की उम्मीदें यही है कि भाई हम सीट हासिल कर लें और ऐसे में उम्मीदवारों और सीटों पर लगातार मंथन और चिंतन का दौर जारी है। एनडीए में अंतिम दौर का यह मंथन इस वक्त चलता हुआ बीजेपी के साथ एनडीए गठबंधन में नीतीश कुमार की पार्टी जेडीयू के अलावा चिराग पासवान की लोजपा, रामविलास, चिराग के चाचा पशुपति कुमार पारस की आरएलजेपी, उपेंद्र कुशवाहा की राष्ट्रीय लोक मोर्चा और जीतन राम मांझी की हम पार्टी भी शामिल है। और यह कहा जा रहा है कि बीजेपी 17 और जेडीयू 16 सीट पर चुनाव लड़ेगी। चिराग की पार्टी एलजेपीआर को 5 सीटें मिलेंगी। उपेंद्र कुशवाहा काराकाट से चुनाव लड़ेंगे और गया से हम पार्टी से जीतन राम मांझी चुनावी मैदान में होंगे। लेकिन इसे लेकर आधिकारिक तौर पर अभी तक किसी तरह की तस्वीर साफ नहीं हो पाई। और क्या कुछ कहा है संजय झा ने, चूंकि मुलाकात उनकी हुई, उन्होंने क्या कुछ कहा जरा सुन लेते हैं। All 40 seats in Bihar, there is no problem. और as far as seat sharing is concerned, वो final stage में है और in a day or two you will have all the details about the seats, कौन कहाँ क्या लड़ रहा है, तो कहीं कोई समस्या नहीं है। और how many seats JDU will contest, sir? वो अभी डिटेल सारा we will share with the press. We are in touch with people, with other parties. And you will get the details about number of seat and who will contest which seats. तो संजय झा कह रहे हैं कि भाई कहीं कोई पेंच नहीं है, सब कुछ बहुत जल्द अब आपके सामने। सीटों की संख्या की बात अगर करें तो किस पार्टी को कितनी सीटों पर चुनाव लड़ना है, सहयोगियों में वो तस्वीर साफ हो जाएगी। अब हमारे साथ हमारे सहयोगी इस वक्त आनंद अमृतराज जो हैं वो जुड़ चुके हैं और आनंद से ही जान लेते हैं कि भाई अगर सब कुछ साफ है, सुलझा हुआ है, तो फिर ये तस्वीर साफ होती क्यों नहीं, इसमें वक्त इतना क्यों लग रहा है। और देखिए हमारे साथ सहयोगी आनंद अमृतराज जुड़ चुके हैं। आनंद, संजय झा ने मुलाकात की, ललन सिंह की मुलाकात होती है, बाहर आते हैं तो फिर वही जवाब देते हैं कि भाई थोड़ा और वक्त, बस सब कुछ साफ है, जल्द बता दिया जाएगा। लेकिन आखिर इतना वक्त ये जल्द जल्द कहते हुए भी क्यों लग रहा है? देखिए विभा, जो हमारे सूत्र हैं उन्होंने जो जानकारी दी है कि बहुत जल्द इसकी घोषणा कर दी जाएगी कि एनडीए में किस पार्टी को कितनी सीट गई, कौन सी पार्टी कहां सीट पे लड़ेगा। और खबर ये भी है कि उसके साथ ही उम्मीदवारों की घोषणा भी कर दी जाएगी। संजय झा ने अभी जो इशारा किया उससे साफ साफ था कि बात अंतिम चरण में है। कुछ मामला अभी ऐसा है जिसको सुलझाना है एनडीए को, खासकर उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी को कितनी सीट मिलेगी उस पर अभी तस्वीर साफ नहीं हो पाई है। खबर यह भी कि कल एक बार फिर से उनके बीजेपी कुछ बड़े नेताओं के साथ बैठक होने वाली है और उसके बाद तस्वीर साफ होने की पूरी संभावना है। साथ में चिराग के बारे में तस्वीर साफ है कि चिराग को 5 सीट मिल रहा है। चिराग की तस्वीर पूरी तरीके से साफ है। जेडीयू 16 सीट और 17 सीट बीजेपी। पशुपति कुमार पारस को लेकर भी सवाल इनसे पूछा गया था। उन्होंने कहा कि जिनसे उनकी बातचीत हो रही है उनसे पूछे। साफ साफ है जेडीयू को पशुपति कुमार पारस से कोई मतलब नहीं है। वो बीजेपी से बातचीत उनकी चल रही है पशुपति कुमार पारस से, और पशुपति कुमार पारस ने कल बयान भी दिया था। तो जाहिर तौर पे जो मोटा मोटी अगर एनडीए के घटक दलों की देखें तो तस्वीर पूरी तरीके से साफ है। कौन सी पार्टी कहां से लड़ेगी, कौन से उम्मीदवार चुनाव लड़ेंगे, किस पार्टी को कितनी सीट मिलने वाली है, इसकी घोषणा जो हमारे सूत्र बता रहे हैं 24 से 48 घंटे में कभी भी की जा सकती है और एकदम अंतिम चरण में है। जाहिर तौर पे कुछ ऐसी सीटें हैं जिसकी अदला बदली भी हो सकती है। विवाह जो हमारे सूत्र बता रहे हैं उन्होंने ये भी जानकारी दी है, कुछ ऐसी सीटें हैं जिसमें अदला बदली की स्थिति हो सकती है। जेडीयू के कुछ ऐसे उम्मीदवार भी हो सकते हैं जिन पर अभी चिंतन मनन चल रहा है। खासकर उनके बारे में जो इंटरनल फीडबैक आया है, जो पार्टी इंटरनल सर्वे कराती है, उस बारे में भी जानकारी इकट्ठा की जा रही है और एक एक चीज को नापा तोला जा रहा है कि भाई आनंद अगर हम परिपाटी की बात करें या फिर ये अगर अभी तक के ट्रेंड की बात करें, हर चुनाव में जब लोकसभा के चुनाव हुए, 2014 हो, 2019 हो और अब 2024 की बात हो, चूंकि तारीख सामने आ चुकी है और हमने हमेशा देखा है कि एनडीए हमेशा से एक साइकोलॉजिकल माइलेज जो है वो लेता रहा है, क्योंकि उसकी तरफ से सबसे पहले उम्मीदवारों की घोषणा हो जाती है, किसके पास कितनी सीटें जा रही हैं इसकी घोषणा हो जाती है। तो क्या ये मानकर चलें कि यहां पर भी ऐसा ही कुछ होगा?
देखिए विभा, इस बार थोड़ी दिलचस्प तस्वीर दिख रही है। अभी कुछ देर पहले हमारे सहयोगी संजय ने बताया था कि महागठबंधन और इंडिया गठबंधन की पूरी कोशिश है कि 20 के पहले उम्मीदवारों की घोषणा कर दी जाए। आज 17 तारीख है, अब 2-3 दिन बचा हुआ है और आचार संहिता कल लागू हो चुका है। ऐसे में स्थिति यह है कि एनडीए पहले उम्मीदवारों की घोषणा करे, सीट की घोषणा करे, कि महागठबंधन पहले उम्मीदवार और सीट की घोषणा करे, इस पर अभी पहले आप वाली स्थिति है। क्योंकि इस बार लड़ाई थोड़ी दिलचस्प स्थिति में बताई जा रही है। खासकर कुछ दिन पहले ही एनडीए के गठबंधन के साथ नीतीश कुमार जोड़े, उसके पहले वो महागठबंधन के साथ है। तो महागठबंधन के लोग नीतीश कुमार को लेकर सबको रणनीति बना रहे थे। अचानक से नीतीश कुमार ने गठबंधन चेंज किया तो महागठबंधन को नए सिरे से रणनीति बनानी पड़ी है। इसमें महागठबंधन की नजर है कि एनडीए कौन से उम्मीदवार को किस सीट पर उतारता है। उसके बाद एक नए समीकरण के तहत महागठबंधन की कोशिश होगी कि उस समीकरण को साधने के लिए उस पर उम्मीदवार उतारा जाए। यही स्थिति एनडीए गठबंधन की भी है कि महागठबंधन कौन सा सीट पर किस उम्मीदवार को उतार रहा है। तो ये पहले आप वाली बात है। बिल्कुल आपने सही कहा कि इसके पहले एनडीए ने पहले उम्मीदवार की घोषणा की थी, लेकिन इस बार अगर पहले आप वाली स्थिति में अगर दिख रही है पूरी परिस्थिति, इसमें कोई आश्चर्य की बात नहीं है। क्योंकि राजनीति में कई बार होता है कि अंतिम समय में सामने वाले उम्मीदवार को देखकर उम्मीदवार बदल दिए जाते हैं। लेकिन अभी फिलहाल जो तस्वीर है, जो हमारे पास जानकारी है, अगले 24 से 48 घंटे में कभी भी एनडीए के उम्मीदवारों की घोषणा, सीटों की घोषणा कर दी जाएगी। विभा, बिल्कुल। तो आनंद, जैसा आप कह रहे हैं कि बस 24 घंटे का और इंतजार हमें करना होगा और उस 24 घंटे के अंदर ये तस्वीर साफ हो जाएगी कि भाई कौन किस सीट से। लेकिन एक और महत्वपूर्ण बात आप चर्चा में कह रहे थे कि कुछ सीटें हैं जेडीयू की जहां पर कैंडिडेट को बदला जा सकता है। हो सकता है कि ये सीटें जो अब तक जेडीयू के पास रही होंगी अब वो बीजेपी के पास चली जाएं। तो क्या ऐसी कुछ सीटों की चर्चा हो रही है कि आखिर ये कौन सी सीटें हो सकती हैं? क्योंकि वहां पर वही कैलकुलेशन, जातिगत समीकरण देखा जाएगा, सामाजिक समीकरण को साधने की कोशिश होगी। देखिए, मैं आपको एक दिलचस्प तस्वीर दिखाने की कोशिश कर रहा हूं। मैं पूरे बिहार के नहीं, लेकिन मैं कुछ एक दिलचस्प जानकारी आपको दे रहा हूं जिससे हमारे दर्शक भी समझ सकते हैं, आपके लिए भी आसान होगा। देखिए, पाटलिपुत्रा सीट पे बीजेपी के सांसद हैं, आरा पे बीजेपी के सांसद हैं, बक्सर पे बीजेपी के सांसद हैं, काराकाट, जिसके बारे में काराकाट इसके पहले जेडीयू के पास था, लेकिन अब जेडीयू के साथ एनडीए के साथ उपेंद्र कुशवाहा गए हैं, जिनके बारे में चर्चा है कि उपेंद्र कुशवाहा काराकाट से लड़ेंगे। तो वो भी जेडीयू कहां से गई। सासाराम पे बीजेपी के सांसद है, औरंगाबाद में बीजेपी के सांसद है, गया के बारे में चर्चा है कि जीतन मांझी को सीट जा सकता है। लेकिन खबर यह भी कि जीतन मांझी की पार्टी को शायद एक भी सीट नहीं मिले। लेकिन अभी चर्चा है कि भाई जीतन मांझी की पार्टी को गया सीट जा सकता है। एकमात्र सीट इस पूरे जोन में अगर आप देखें, मगध से लेके अगर पूरा रोहतास और सासाराम में, तो एकमात्र सीट जहानाबाद बस्ती है जेडीयू के लिए, जो परिस्थितियां ठीक नहीं है जेडीयू के लिए। तो हमारे पास जो जानकारी है कि काराकाट की सीट के बदले जेडीयू कोई और सीट का डिमांड कर सकता है, या तो औरंगाबाद की सीट हो सकता है या फिर बिल्कुल आनंद, अब हमें उस 24 घंटे का इंतजार करना होगा जिसकी चर्चा आप भी कर रहे हैं। और ये भी देखना होगा कि बिल्कुल जो पहले आप वाली स्थिति थी वो पहले आप वाली स्थिति खत्म होती है तो किसकी तरफ से होती है और जानकारी किस रूप में सामने आती है। बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। और देखिए, हमारे सहयोगी जिस जानकारी की बात कर रहे थे कि भाई यहां पर कुछ सीटें हैं जिनको लेकर अभी मंथन किया जा रहा है और यही वजह है कि अभी थोड़ा विलंब हो रहा है, लेकिन 24 घंटे का इंतजार, बस उसके बाद इंतजार खत्म हो जाएगा। महागठबंधन में सीट शेयरिंग को लेकर चल रही खींचतान के बीच सूत्रों के हवाले से एक बड़ी खबर आ रही है। आरजेडी और कांग्रेस के बीच सोमवार को दिल्ली में एक महत्वपूर्ण और अहम बैठक हो सकती है और इस बैठक में बिहार प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष अखिलेश सिंह भी शामिल होंगे। दरअसल सीट शेयरिंग को लेकर कांग्रेस आला कमान ने 20 मार्च तक का डेडलाइन तय कर दिया है। महागठबंधन में शामिल विपक्षी दलों के बीच सीटों के बंटवारे पर सहमति अभी तक बन नहीं पाई है। आरजेडी कांग्रेस को 7 से 8 सीट से ज्यादा देने के मूड में नहीं दिख रही है। बहुत अगर सीट दी गई तो वो 8 सीटों की संख्या हो सकती है, जबकि कांग्रेस की डिमांड 11 सीटों की है। वामपंथी दलों की अगर बात करें तो उनकी डिमांड भी है। वामपंथी दल 6 से 7 सीट पर चुनाव लड़ना चाहते हैं। वहीं आरजेडी बिहार में 30 सीट से कम पर चुनाव लड़ने को तैयार नहीं है। यही वजह है कि सीट शेयरिंग का यह मामला जो है वो सुलझ नहीं पाया है। कांग्रेस ने बेगूसराय और कटिहार सीट पर अपनी दावेदारी ठोक रखी है। बेगूसराय से कांग्रेस कन्हैया को प्रत्याशी बनाना चाहती है। कटिहार सीट से अगर बात की जाए तो तारिक अनवर को कांग्रेस उम्मीदवार बनाने के लिए तैयार बैठी हुई है। बेगूसराय सीट पर लेफ्ट की भी दावेदारी है तो कटिहार सीट पर आरजेडी की भी दावेदारी है।
आरजेडी अशफाक करीम को कटिहार से उम्मीदवार बनाना चाहती है और यही वजह है कि यहां महागठबंधन में भी, इंडी गठबंधन की भी बात करें तो वहां पर भी अभी सीटों का बंटवारा सामने नहीं है। चुनाव आयोग ने लोकसभा चुनाव की तारीखों का ऐलान कर दिया है, लेकिन बिहार में एनडीए और महागठबंधन में सीट शेयरिंग का यह फॉर्मूला कब किया जाता है, ये तारीख सामने नहीं है। अभी पार्टियां ये दावा जरूर कर रही हैं कि भाई बहुत जल्द सीटों की घोषणा जो है वो कर दी जाएगी। गठबंधन का कुनबा है जहां आपसी नूरा कुश्ती है, सीटों का बंटवारा होना, समन्वय बनना बहुत मुश्किल है। और दूसरी तरफ एक सशक्त और मजबूत गठबंधन के रूप में एनडीए है। कमोवेश पिछली बार भी यही स्वरूप था। जनता ने 40 में 39 सीटें जिता कर दी थी। नीतीश कुमार जी के आ जाने के बाद एनडीए और मजबूत हुआ है। इस बार जनता क्लीन स्वीप कराएगी। बहुत जल्द पूरे समन्वय के साथ सीटों का बंटवारा होगा और सभी रूपरेखा सबके सामने होगी। 2024 लोकतंत्र के महापर्व के लिए हम सब तैयार हैं। रही सीटों के बंटवारे की बात, तो वो भी हमारे अध्यक्ष बिहार के, उन्होंने कहा कि हम सब लोगों ने अधिकृत कर दिया है खड़गे साहब को, जो हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं। 1-2 दिन में उसका भी निर्णय अब हो जाएगा। भारतीय जनता पार्टी और हमारे साथियों के बीच में सब कुछ तय हो चुका है। सीटों की और उम्मीदवारों की घोषणा मात्र एक औपचारिकता है और यह भी इंतजार हम ज्यादा नहीं करवाएंगे। कुछ ही घंटों में हम सीट और उम्मीदवार दोनों की घोषणा कर देंगे। हमारे लिए बिहार में सिर्फ और सिर्फ एक लक्ष्य है, अब की बार 400 पार और 400 में 40 देगा बिहार। इंडिया गठबंधन मजबूती के साथ अपने संकल्पों के आधार पर जनता और जनता के हितों के लिए, जनता के सवालों पर अपने विचारों के साथ गठबंधन के सभी लोग एक दूसरे के प्रति सम्मान का भाव आदर दिखाते हुए चुनाव मैदान में जा रहे हैं। आपसी सहमति से सीटों का बंटवारा जहां तक सवाल है, वो सब कुछ बात लगभग फाइनल हो चुकी है। आज से कल तक का इंतजार करना चाहिए और वो चीजें सामने आ जाएंगी। अब बाकी जो महागठबंधन का जो प्रश्न है, तो उनके अंदर तो सब दिन सिर्फ उटौल रहा है। वहां तो एक परिवार एक दल का चलता है, तो अब बाकी वो जाने। और प्रश्न पत्र लीक मामले में बीपीएससी की हाई लेवल मीटिंग हुई, जिसमें नए चेयरमैन करेंगे अधिकारियों के साथ मीटिंग। ईओयू की रिपोर्ट के बाद आयोग में अब मंथन का दौर जारी है। कभी भी शिक्षक बहाली परीक्षा जो है वो रद्द की जा सकती है, जिसे लेकर ये फैसला जो है वो बहुत जल्द सामने आ सकता है। कई जिलों के अधिकारी और कर्मचारी भी इस दौरान रडार पर हैं। प्रश्न पत्र के लिए जिलों में ही स्ट्रांग रूम बनाया गया था। स्ट्रांग रूम से सीधे सील बॉक्स में ये प्रश्न पत्र सेंटर्स तक पहुंचाए गए और किसी भी वक्त बीपीएससी जो है वो TRE-3 को रद्द कर सकती है। तो ये TRE-3 को रद्द करने का फैसला किसी भी वक्त बीपीएससी की तरफ से लिया जा सकता है। तो शिक्षक बहाली पेपर लीक कांड में गिरफ्तारी की संख्या अब 313 तक पहुंच चुकी है। गिरफ्तार लोगों में अभ्यर्थियों के अलावा सॉल्वर गैंग के सदस्य भी शामिल हैं। कोर्ट के आदेश के बाद 266 लोगों को पटना के बेऊर जेल भेजा गया है, जिसमें 88 महिलाएं भी शामिल हैं। बाकी लोगों को भी न्यायिक हिरासत में भेजा जाएगा। जेल के बाहर सुरक्षा की अगर बात करें तो सुरक्षा व्यवस्था सख्त कर दी गई है। काफी संख्या में अभ्यर्थियों के अभिभावक जो हैं वो बेऊर जेल के बाहर पहुंचे हुए हैं। तो बीपीएससी शिक्षक बहाली फेज 3 का पेपर लीक हो गया। अब इसे लेकर सवाल भी कई तरह के उठने शुरू हो गए। 15 मार्च को शिक्षक बहाली परीक्षा हुई, पेपर 14 मार्च को ही लीक हो जाता है, यानी कि परीक्षा के एक दिन पहले यह पेपर लीक हो गया। प्रश्न पत्र का मिलान जब किया जाता है तो प्रश्न पत्र जो है वो हूबहू पाए गए, यानी कि जो एक दिन पहले पेपर लीक हुआ वो बिल्कुल इससे मैच कर गए। प्रश्न पत्र हूबहू जैसे ही मिलता है। 13 मार्च को ही बताया जा रहा है कि ईओयू को गड़बड़ी की सूचना मिली थी। प्रश्न पत्र पेन ड्राइव में 14 मार्च को ही उपलब्ध करा दिए गए। संगठित गिरोह ने उत्तर याद करने के लिए इस प्रश्न पत्र को पहले ही उपलब्ध करा दिया था। अब प्रति अभ्यर्थी यानी कि एक अभ्यर्थी से अब इस बाबत जो रकम वसूली गई थी या ली गई थी या जो ये पूरी सेटिंग हुई थी वो 10 लाख रुपए की डील के तौर पर तय हुई थी। इसके लिखित साक्ष्य भी ईओयू के पास मौजूद हैं।
और जानकारी के मुताबिक बिहार ईओयू हजारीबाग पुलिस के साथ सहयोग लेती है और दबिश देती है। हजारीबाग से 5 मास्टरमाइंड इस दौरान गिरफ्तार तक किए गए। हजारीबाग से होटल में जो जानकारी सामने आ रही है कि इन सभी लोगों को जो सॉल्वर गैंग बताए जा रहे हैं, इन्हें होटल में ठहराया गया था। ये सभी परीक्षार्थी के तौर पर यहां पर मौजूद थे। प्रश्न पत्र देकर इन्हें सॉल्व कराने का काम, एक बड़ी जिम्मेदारी इन सॉल्वर गैंग्स को दी गई थी। झारखंड से 313 अभ्यर्थियों को पटना लाया गया और बसों में भरकर ये सभी पहुंचते हैं पटना तक। इन सभी को सिविल कोर्ट में पेश किया जाता है। विशेष अदालत में सभी की पेशी हुई और पेशी के बाद सभी को फिलहाल न्यायिक हिरासत में बेऊर जेल भेजा गया है। बीपीएससी परीक्षा रद्द करने का हालांकि अब बहुत जल्द फैसला ले सकती है, जिसकी चर्चा इस वक्त बेहद चर्चा में और गंभीरता से ली जा रही है कि बीपीएससी से लेकर बहुत जल्द कोई फैसला, कोई निष्कर्ष जो है वो लेने वाली है। और अभ्यर्थी जो पूरी तैयारी के साथ, ईमानदारी के साथ पहुंचे थे, वो संशय वाली स्थिति में है कि आखिर भाई ये हो क्या रहा है। बिहार में शिक्षक भर्ती परीक्षा प्रश्न पत्र लीक मामले पर कांग्रेस विधायक अजीत शर्मा ने कई सवाल भी खड़े कर दिए हैं। अब उनकी तरफ से कहा जा रहा है कि बच्चे सालों भर मेहनत कर परीक्षा में बैठते हैं और उन्हें नौकरी मिलेगी या नहीं मिलेगी, ये संशय वाली स्थिति ऐसे सॉल्वर गैंग की वजह से भी बन जाती है। कुछ लोग ऐसे हैं जो प्रश्न पत्र लीक कराते हैं। प्रश्न पत्र लीक को लेकर उन्होंने साफ तौर पर अधिकारियों को इसके लिए जिम्मेदार ठहराया है। मुख्यमंत्री से प्रश्न पत्र लीक मामले की जांच कर जो लोग इसमें शामिल हैं, उन दोषियों पर कड़ी और सख्त कार्रवाई जल्द करने की मांग की गई। माध्यम से आदरणीय नीतीश कुमार जी मुख्यमंत्री से आग्रह करूंगा, जो भी प्रशासन के पदाधिकारी इस लीक के पीछे जांच करा लीजिए, जो भी पदाधिकारी इन्वॉल्व हो उसे कड़ी से कड़ी कार्रवाई करिए, ताकि भविष्य में पेपर लीक न हो और बच्चों का करियर बर्बाद न हो। वहीं बड़ी खबर पटना से आ रही है, जहां पर बेलगाम रईसजादे जो हैं वो सड़कों पर देखिए कैसे गाड़ियों को दौड़ाते हुए नजर आते हैं। मौर्या लोक में युवक को स्कॉर्पियो से कुचला गया है। सरेआम युवक को स्कॉर्पियो से कुचल दिया जाता है। ट्रैफिक थाने ने हालांकि इस स्कॉर्पियो को जब्त कर लिया है। सीसीटीवी कैमरे में ये तस्वीरें देखिए कैद हुई, कैसे ये स्कॉर्पियो जो है देखिए एक शख्स को सरे राह जहां पर लोगों की मौजूदगी है वहां पर रौंद देती है। काले रंग की ये गाड़ी आपको स्कॉर्पियो नजर आ रही होगी। ये शख्स सड़क पर देखिए छटपटाता हुआ नजर आया। हालांकि सीसीटीवी में ये तस्वीर कैद हुई है। अब गाड़ी को छुड़ाने के लिए देखिए दबाव जो है, पैरवी जो है वो शुरू हो चुकी है। कटिहार के रोशना खाना क्षेत्र में एक पुलिस वाले ने बालू लदे हुए ट्रैक्टर चालक से अवैध उगाही के मकसद से रुपए की डिमांड की। जब चालक ने रुपए नहीं दिए तो उसकी बेरहमी से पिटाई कर दी जाती है। तस्वीर देख लीजिए जरा। आरोप तो यह है कि पुलिस वाले उगाही कर रहे थे, वो पैसे की डिमांड कर रहे थे और जब इस शख्स ने इससे इनकार किया तो उसकी बेरहमी से लाठी से पिटाई की जाती है। स्थानीय लोगों ने पुलिस वाले के इस खौफनाक करतूत को वीडियो में कैद कर लिया। अब ये वीडियो देखिए आपके सामने भी है। पीड़ित पुलिस के इस रवैये पर सवाल खड़ा कर रहा है और कार्रवाई की मांग कर रहा है। पैसा भी लिया है? हाँ लिया है, 7,000 रुपया। कितना? 7,000। पैसा लेके तब छोड़ा है? हाँ पैसा लेके तब गाड़ी छोड़ा है। तो एक तरफ सरकार जल जीवन हरियाली योजना के तहत नहर तालाब का सौंदर्यीकरण कर रही है, लेकिन पूर्वी चंपारण का ऐतिहासिक स्वंगिया मन उदासीनता की मार झेल रहा है। जी हां, 40 एकड़ में फैले सरकारी चौर में मछली पालन की भरपूर संभावना है, लेकिन चौर का 90% हिस्सा जो है वो देखिए आपको सूखा हुआ नजर आएगा। बाकी लोगों ने अतिक्रमण कर रखा है। और इस खबर पर ज्यादा जानकारी दे रहे हैं संवाददाता अवनीश सिंह। बिहार की सरकार लगातार जल जीवन हरियाली के तहत आहर, पोखर, पाइन
और जो मन है उसके सौंदर्यीकरण को लेकर काम कर रही है। लेकिन देखिए तस्वीर आपको दिखा रहे हैं, ये तस्वीर जो है पूर्वी चंपारण के ऐतिहासिक सवंगिया मन की तस्वीर है और यह 40 एकड़ में इसका भूभाग फैला है। लेकिन जो प्रशासनिक उदासीनता है उसका असर है कि जल जीवन हरियाली योजना के तहत इस सवंगिया मन का सौंदर्यीकरण नहीं हो पाया। देखिए मनरेगा के तहत ये कार्यक्रम जरूर होना था, वृक्षारोपण को लेकर निर्देश भी दिया गया था और डीडीसी की अध्यक्षता में एक जो है आदेश भी ये दिया गया था कि सवंगिया मन के दोनों तरफ जो है वो पेड़ लगाए जाए, यहाँ पर मछली पालन कराया जाए क्योंकि मछली पालन की अपार संभावनाएं हैं। और 40 एकड़ में जो ये भूभाग फैला है इसमें अमूमन पहले मछली पालन होता भी था, लेकिन उदासीनता के कारण देखिए सवंगिया मन जो है वो सूखने के कगार पे है। मन जो है वो सूख गया है, थोड़े मोड़े पानी जरूर बचे हैं, लेकिन सरकार की ये कोशिश जरूर थी कि जल जीवन हरियाली के तहत इस योजना का लाभ जो है वो लोगों को मिला जाए और खासतौर पर जो मन है उसका सौंदर्यीकरण किया जाए। सौंदर्यीकरण यह मन जो है वो बूढ़ी गंडक की जो धारा है उसका हिस्सा जो है वो एक भाग इससे जरूर जुड़ता है। तो अमूमन इससे पहले जो है वो काफ़ी पानी यहाँ पे जरूर रहती थी और मछली पालन भी होता था और आसपास के जो इलाके हैं वहाँ पर वाटर लेवल जो है इस मन में पानी रहने से वाटर लेवल भी जो है जो भूजल स्तर है वो भी बेहतर रहता था, लेकिन यह नहीं हो पाया है और मन जो है वो सूखने के कगार पे है। ये ऐतिहासिक जो है सवंगिया मन है जो 40 एकड़ में फैला है और इसको मनरेगा के तहत जो है इसका सौंदर्यीकरण करना था और सरकार की भी कोशिश है कि जल जीवन हरियाली के तहत तमाम जो पोखरे हैं, नहर है, पाइन है उसका सौंदर्यीकरण किया जाए, उसका जीर्णोद्धार किया जाए। लेकिन सवंगिया मन पर किसी भी प्रशासनिक अधिकारी का ध्यान नहीं है, जिसके चलते यह मन अब सूखने के कगार पे है। अवनीश कुमार, न्यूज 18 पूर्वी चंपारण। राजधानी में ऑल इंडिया बुटिक्स प्रदर्शनी का आयोजन किया गया, खासकर होली और वेडिंग सीजन के लिए ये खास कलेक्शंस प्रदर्शनी में रखे गए हैं जो महिलाओं को अपनी ओर खूब आकर्षित भी कर रहे हैं। प्रदर्शनी में देश के कई राज्यों से डिजाइनर ज्वेलरी, कपड़े, घरेलू सजावट के सामान रखे गए हैं और जायजा लिया संवाददाता धर्मेंद्र कुमार। राजधानी में 2 दिवसीय ऑल इंडिया बुटिक्स एग्जीबिशन लगा है। 2 दिनों तक ये बुटिक्स एग्जीबिशन चलेगा और इसमें जो होली और आने वाले वेडिंग सीजन के लिए डिजाइनदार ज्वेलरी, कपड़े, ये तमाम जो चीज़ें होते हैं वो यहाँ लोगों को मिल सकते हैं। देश के कई राज्यों के जो डिज़ाइनर्स ज्वेलरी और कपड़े हैं वो यहाँ पर पहुँचे हैं और जो महिलाएं हैं खास करके और जो आने वाला वेडिंग सीजन है उसको देखते हुए ये काफ़ी महत्वपूर्ण है। जो यहाँ पर सामान है या जो कपड़े हैं, परिधान है, वो आप देख सकते हैं कि काफ़ी डिजाइनदार है और जो लोग वेडिंग सीजन के लिए काफ़ी पसंद करते हैं। महिलाएँ खास करके ये इस बुटीक्स का काफ़ी उनको इंतजार रहता है। आप देख सकते हैं कि कितने ही डिजाइनदार जो कपड़े हैं खास करके होली और वेडिंग सीजन के लिए वो यहाँ पर काफ़ी लगे हुए हैं। मैम, क्या क्या है इस बुटीक्स कलेक्शन? बुटीक्स ऑफ इंडिया के थ्रू हमें काफ़ी सारे कस्टमर्स और क्लाइंटेज मिलते भी हैं जो जेन्युइन होते हैं, जो समझते हैं कि प्रीमियम चीज़ों का वैल्यू क्या है। और अगर आप प्राइस का बात करें तो हमारे पास 800 से शुरू होता है, जो कस्टमाइजेशन में 20,000 30,000 तक भी जाता है। सूट्स हमारे पास 1500 से भी शुरू हो जाते हैं। तो जो कलेक्शन है वो महिलाओं को कहीं ना कहीं काफ़ी पसंद आते हैं। जो पुरुष हैं, क्या क्या है कलेक्शन इस बार? क्या क्या कलेक्शंस हैं इस बार? अपने पास सूट्स आएंगे, गाउन्स आएंगे, इंडो वेस्टर्न्स है, मतलब कंप्लीट अटायर, यू विल गेट एवरीथिंग ओवर हियर। महिलाएं पसंद करती हैं? हाँ, डेफिनेटली। तभी मैं लास्ट 13 साल से आ रही हूँ हर शो में। तो आपने सुना जो यहाँ पे यहाँ जो जिन्होंने यहाँ स्टॉल लगाया उनका कहना है कि महिलाएं काफ़ी पसंद करी और खासकर जो डिजाइनदार जो यहाँ पर जो कपड़े मिल रहे हैं, ज्वेलरी मिल रहे हैं, वो कहीं ना कहीं होली और आने वाले वेडिंग सीजन के लिए महिलाओं को काफ़ी पसंद आ रहे हैं। न्यूज 18 के लिए पटना से धर्मेंद्र कुमार। तो इस बुलेटिन में बस इतना ही, लेकिन न्यूज 18 बिहार झारखंड पर खबरों का सिलसिला लगातार जारी है।